नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 11 दिन बाद बुधवार को नए सीएम का ऐलान हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 3 दिसंबर की शाम को देवेंद्र फडणवीस ने सीएम हाउस वर्षा में कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से आधे घंटे की मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इस बैठक में शिंदे डिप्टी सीएम बनने को राजी हो गए हैं। आज भाजपा विधायक दल की बैठक भी होगी। इसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण एकनाथ शिंदे से मिलेंगे। उनकी मौजूदगी में अंतिम सत्ता साझेदारी के फार्मूले पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद मनोनीत मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शपथ समारोह 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। भाजपा विधायक दल की बैठक विधान भवन में होगी। विधायकों के साथ ही पार्टी के विधान परिषद सदस्य भी बुलाए गए हैं। नियम के अनुसार सभी विधायकों से विधानमंडल के नेता का नाम पूछा जाएगा। जिस विधायक को दल का नेता चुना जाएगा वो राज्य का अगला मुख्यमंत्री होगा। देवेंद्र फडणवीस के करीबी विधायक गिरीश महाजन ने पिछले 2 दिनों में कई विधायकों से मुलाकात कर निरीक्षक के समक्ष मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम का निवेदन किया है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार के गठन के बाद 16 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच नागपुर में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र होगा। इससे पहले मुंबई में एक विशेष सत्र के दौरान 7 और 9 दिसंबर को राज्य के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय था। वो इस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वहीं शिंदे गुट का तर्क है कि अगर डिप्टी सीएम का पद हमें मिल रहा है तो गृह मंत्रालय भी उन्हें ही मिलना चाहिए। शाह के साथ बैठक में भी इसका हल नहीं निकल पाया। पहले गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था। माना जा रहा है कि इस विवाद के चलते शाह की बैठक में कैबिनेट गठन पर कोई समाधान नहीं निकल सका। वहीं जानकार भी मानते हैं कि बीजेपी गृह मंत्री का पद कभी हाथ से जाने नहीं देगी। भाजपा गृह, राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने शिवसेना को हेल्थ, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग ऑफर किया है। वहीं एनसीपी अजीत गुट को वित्त, योजना, सहयोग, कृषि जैसे विभाग देने की पेशकश की है। उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा में मंगलवार को पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। फॉरेंसिक टीम को यहां के कोट गरवी मोहल्ले में नालियों से 5 खोखा और 1 मिस फायर कारतूस मिले हैं। ये खोखे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हैं। इन कारतूस को पाकिस्तानी आर्मी इस्तेमाल करती है। एएसपी श्रीश चंद्र ने बताया कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 9 mm के 2 मिसफायर और 1 खोखा बरामद हुआ है। इसके अलावा 12 बोर के 2 खोखे और 32 बोर के 2 खोखे बरामद हुए हैं। एक खोखा विनचेस्टर मेड इन यूएसए का है। 19 नवंबर को हिंदू पक्ष ने चंदौसी कोर्ट में दावा किया था कि शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। मामला कोर्ट में पहुंचा। अदालत के आदेश के बाद 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के दौरान हजारों की भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी और फायरिंग शुरू कर दी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई और 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। संभल के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि 24 नवंबर की सुबह सर्वे हुआ था। उसी दौरान हिंसा हुई थी। इसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद एसआईटी गठित की गई। फॉरेंसिक टीम और नगरपालिका ने आज जब जांच की तो बहुत चौंकाने वाली चीजें सामने आई। एक POF 9 mm 68-26 एक फायर केस मिला है। इसे खोखा कहते हैं। एक 12 बोर का डायमीटर का खोखा मिला है जिस पर लिखा है विनचेस्टर मेड इन यूएसए नंबर 12। एक और है जिसके पन्ने पर लिखा है स्पेशल 12 KI। इस तरह के कुल 6 फायर और मिसफायर वाले केस मिले हैं। ये जो पाकिस्तान का कारतूस मिला है ये दर्शाता है कि ये बहुत सीरियस केस है। एक FN स्टार बना हुआ एक मिसफायर भी मिला है। मिसफायर इसलिए कहेंगे क्योंकि उसके ऊपर स्ट्राइकर का निशान है। लगता है चलाते समय उसने निकाला और फायर नहीं हुआ। दूसरा राउंड फायर करने के लिए शायद उसको यूज किया गया है। यूपी में संभल के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद चर्चा में है। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि जामा मस्जिद असल में नीलकंठ महादेव का मंदिर है। मंगलवार को जिला कोर्ट में हिंदू पक्ष ने सर्वे की मांग की है। मुस्लिम पक्ष ने जवाब दिया कि सिर्फ माहौल बिगाड़ने का ये प्रयास किया जा रहा है। 2 सितंबर 2022 को बदायूं सिविल कोर्ट में भगवान श्री नीलकंठ महादेव महाकाल ईशान शिव मंदिर मोहल्ला कोट मौलवी टोला की तरफ से एक याचिका दायर हुई। इसमें जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ASI, केंद्र सरकार, यूपी सरकार, बदायूं कलेक्टर और प्रदेश के मुख्य सचिव को पार्टी बनाया गया। याचिका में दावा किया गया कि मौजूदा वक्त में बदायूं की जामा मस्जिद की जगह पर नीलकंठ महादेव का मंदिर था। दावा किया जा रहा है कि मंदिर में यही शिवलिंग स्थापित था जिसे मस्जिद बनाते समय हटा दिया गया।
बाद में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने इस केस को लड़ने के लिए 5 प्रतिनिधि याचिकाकर्ता नियुक्त किए। इनमें महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल, अरविंद परमान, एडवोकेट ज्ञानेंद्र प्रकाश, डॉक्टर अनुराग शर्मा और उमेश चंद्र शर्मा शामिल हैं। कोर्ट ने 5 लोगों के याचिकाकर्ता बनने की एप्लीकेशन स्वीकार कर ली। अब यही 5 लोग हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में उपस्थित हो रहे हैं। पिछले 2 साल से कोर्ट में तारीख पर तारीख लग रही। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सुना जा रहा है। माना जा रहा है कि अगले 3 महीने में कोर्ट तय कर देगा कि ये केस आगे सुनने लायक है या फिर नहीं। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा महेश नगर जयपुर की सीआई कविता शर्मा पर भड़क गए। उन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाले छात्र नेताओं के घर जाकर उनके परिवार, माता पिता को परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बेवजह पुलिस ने छात्र नेता को उसकी पत्नी के साथ कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान सीआई मंत्री से पूरी सादगी से पेश आई। वो सिर्फ इतना कहती रही कि सर आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, आराम से बात करिए। इस दौरान तमतमाए मंत्री ने जयपुर पुलिस कमिश्नर और डीसीपी साउथ से भी बात की, तब जाकर मामला शांत हुआ। मंगलवार देर रात करीब 11:30 बजे महेश नगर सीआई कविता शर्मा एसआई भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे छात्र नेता विकास विधूड़ी के घर पहुंची थी। यहाँ विधूड़ी अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहते हैं। रात 11 बजे इसकी भनक किरोड़ी लाल मीणा को लगी। वो भी फौरन यहाँ पहुंच गए। किरोड़ी लाल मीणा ने सीआई पर जबरन छात्र छात्राओं के घर घुसने, उनके कमरे में ताला लगाने, उनके परिवार और मकान मालिकों को परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विधूड़ी को पत्नी के साथ कमरे में पुलिस ने बंद करके ताला लगा दिया था। मीणा ने बताया कि पीएम के जयपुर दौरे को लेकर गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी गई है। पुलिस को आशंका है कि छात्र नेता और अभ्यर्थी पीएम के सामने प्रदर्शन करेंगे, इसलिए पुलिस इस तरह लोगों को परेशान कर रही है। इस दौरान मंत्री ने कविता को जमकर फटकारा है। लखनऊ में देर रात पुलिस ने 2 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। दोनों सगे भाई हैं। 5 दिन पहले बच्चे को स्कूल ले जाते समय इंस्पेक्टर की बेटी से इन्होंने लूट की थी। छीना झपटी में महिला 30 मीटर तक घिसटती चली गई। मामले में 2 पुलिसकर्मी निलंबित हो चुके हैं। पुलिस की 4 टीमें गिरफ्तार करने के लिए लगी थी। बदमाशों को पकड़ा गया और माल बरामदगी के लिए पुलिस इन्हें लेकर मिनी स्टेडियम की तरफ गई। इस दौरान वहां पहले से रखे तमंचे से बदमाशों ने फायरिंग कर दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और दोनों को दबोच लिया। इंस्पेक्टर विकास नगर ने बताया कि एनकाउंटर में लुटेरों को गोली नहीं लगी है, भागने में हल्की चोट आई है। मंगलवार को सीसीटीवी की मदद से तालकटोरा बादशाह खेड़ा के रहने वाले स्नेहिल श्रीवास्तव और अपूर्व श्रीवास्तव उर्फ अतुल पुत्र ऋतुरंजन श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी सगे भाई हैं। प्रदीप दीक्षित के मकान में किराए पर रहते हैं। रात करीब 11:30 बजे उन्हें माल बरामदगी के लिए मिनी स्टेडियम के पास ले जाया गया, जहां पर उन्होंने पहले से रखे तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपियों ने भागने की कोशिश की, जिन्हें पुलिसकर्मियों ने दबोच लिया। भागते समय इन्हें चोट भी आई है। पुलिस ने इनके पास से लूट का सामान और घटना में इस्तेमाल अपाचे बाइक बरामद की है। एडीसीपी जितेंद्र दुबे ने बताया कि आरोपियों के पास से एक जोड़ी पायल, एक मंगलसूत्र व एक मीडिया कार्ड मिला है। माल बरामदगी के समय अपूर्व ने मौका पाकर पहले छिपाए अवैध तमंचे से पुलिस वालों पर फायर कर दिया था। इनके पास मिले मीडिया कार्ड की जांच कराई जा रही है। अभी तक कोई आपराधिक मुकदमे सामने नहीं आए हैं, जांच चल रही है। बता दें, लखनऊ में तैनात इंस्पेक्टर की बेटी रीना चौहान जानकीपुरम गार्डन रस्तोगी एकेडमी के पास रहती हैं। वो शुक्रवार सुबह 11 बजे बच्चों को लेकर पैदल ही सीएमएस स्कूल जा रही थी। सेक्टर सी विकास नगर के पास पहुंची ही थी, तभी पीछे से बाइक सवार आए और पर्स छीन लिया। पर्स में एक जोड़ी पायल और मंगलसूत्र और कुछ नगद रुपए, एटीएम कार्ड सहित अन्य दस्तावेज मौजूद थे। कानपुर की रिमझिम इस्पात में 7वें दिन यानी मंगलवार को छापेमारी की कार्रवाई पूरी होनी थी, मगर एन मौके पर कुछ ऐसे सबूत आयकर टीम को मिले जिससे अब छापेमारी 8वें दिन भी जारी रहेगी। अब तक की छापेमारी में 330 करोड़ रुपए का कारोबार होने के सबूत मिले हैं। इतना ही नहीं, 300 करोड़ का कारोबार सिर्फ नगद में किया गया है। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार अब तक 22 बैंक खातों को सीज किया गया है। उनकी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट अलग से बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 6 दिनों से चल रही छापेमारी की कार्रवाई 7वें दिन यानी मंगलवार को खत्म हो रही थी। मंगलवार तड़के रिमझिम इस्पात कंपनी के करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर जांच कर रहे अफसर वापस लौट गए थे। हरबंश मोहाल, भूसाटोली, टीपी नगर, फजलगंज, तिलक नगर, विकास नगर, दामोदर नगर में 6 दिनों तक लगातार कार्रवाई में टैक्स चोरी, कागजों में हेराफेरी की खुलासा हुआ है। अधिकारी दस्तावेजों को जांच के लिए अपने साथ ले गए हैं। सूत्रों की माने एक पिल्टी पर 10 से 12 बार माल को इधर उधर किया गया। जब टीम छापेमारी की कार्रवाई खत्म करने वाली थी, तभी नकदी से होने वाले कारोबार के कुछ और कच्चे पर्चे लग गए, जिसके कारण छापेमारी की कार्रवाई अब आगे बढ़ गई है। इस्पात कंपनी और उसके सहयोगी कारोबारियों के ठिकानों पर जिस तरह से बोगस कारोबार के दस्तावेज मिले हैं, उससे पूरा विभाग हिल गया है।
बोगस बिलिंग, खरीद फरोख्त में धांधली, उत्पाद और बिक्री में बड़ा अंतर, नकदी में लेन देन, मुखौटा कंपनियों के दस्तावेज इतनी बड़ी मात्रा में मिले हैं कि आयकर विभाग भी अनुमानित आंकड़ों पर काम कर रहा है, जो कि 100 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। उन्हें एग्जैक्ट आंकड़े नहीं मिल पाए हैं। आयकर विभाग की छापेमारी के बीच में हमीरपुर के भरुआ सुमेरपुर में उत्पादन शुरू कर दिया गया है। इससे कच्चा माल लाने वाले ट्रक चालकों ने राहत की सांस ली है। मंगलवार को कई ट्रकों को फैक्ट्री के अंदर भेजकर माल को अनलोड कराया गया। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में मस्जिद के पास कॉलेज के प्रवेश द्वार पर हनुमान चालीसा का पाठ करने, परीक्षा के बीच परिसर में नारेबाजी करने पर यूपी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष समेत 7 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कॉलेज में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। कॉलेज के शिक्षक और छात्रों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। प्रवेश द्वार पर ही सबके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि वक्फ बोर्ड की 6 साल पहले मिली नोटिस के वायरल होने के बाद परिसर में 29 नवंबर को अचानक वाराणसी और आसपास के जिलों में 500 से अधिक लोग नमाज अदा करने यूपी कॉलेज के कैंपस में दाखिल हो गए थे। मस्जिद और मजार को लेकर कॉलेज में पहले से ही विवाद चल रहा था। छात्र इस समय वक्फ बोर्ड और परिसर में अचानक बड़ी धार्मिक गतिविधियों को लेकर आक्रोशित हैं। वक्फ बोर्ड का पुतला फूंकने के बाद छात्रों ने मंगलवार को कॉलेज के कैंपस में जुलूस निकाला और पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी थी। पुलिस की मनाही के बाद भी कॉलेज के प्रवेश द्वार के समीप मस्जिद से 50 मीटर की दूरी पर सड़क पर ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। कॉलेज में बढ़ते तनाव को देखते हुए एक प्लाटून पीएससी के साथ 3 थानों की फोर्स लगाई गई है। डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीना ने बताया कि कॉलेज प्रशासन ने परिसर में शांति व्यवस्था के लिए मदद मांगी थी। कॉलेज में परीक्षा चल रही है। कैंपस के अंदर जुलूस निकालने, मस्जिद के समीप हनुमान चालीसा पढ़ने व शांति भंग के आरोप में छात्रों को हिरासत में लिया गया है। कानपुर के बिठूर क्षेत्र में सोमवार को नहर में मछली का शिकार करने गए बच्चों को एक बैग मिला है। इसमें उन्हें 12 बोर की बंदूक के हिस्से और करीब 12 कारतूस व खोखे मिले हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची बिठूर पुलिस ने असलहे के पार्ट्स और कारतूस व खोखे अपने कब्जे में ले लिए। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर जांच कराई गई। डीसीपी पूर्वी का कहना है कि मामले में हर बिंदु पर जांच की जा रही है। कुरसौली स्थित महादेवन मंदिर के सामने कुछ बच्चे नहर में मछली का शिकार करने पहुंचे थे। नहर में मछली का शिकार करते वक्त उन्हें एक पान मसाला का बैग मिला। बच्चे बैग नहर से बाहर निकाल लाए। उसे खोल कर देखा तो उसमें 12 बोर की बंदूक की बट, नाल और 12 जिंदा व खोखा कारतूस मिले हैं। बंदूक का पार्ट और कारतूस व खोखा देखकर बच्चे घबरा गए। उन्होंने गांव वालों को सूचना दी। गांव वालों की सूचना पर बिठूर थाना प्रभारी टीम के साथ पहुंचे और बैग, असलाह के पार्ट और कारतूसों को अपने कब्जे में ले लिया। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच कराई गई। पुलिस का कहना है कि बंदूक के जो पार्ट मिले हैं उसमें असलाह का नंबर नहीं दिख रहा है। असलाह पुराना लग रहा है। टीम जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बैग में 10 खोखा मिले। इसका मतलब है कि 10 राउंड फायरिंग कहीं तो की गई है। अब ये हर्ष फायरिंग है या इसके जरिए किसी वारदात को अंजाम दिया गया है, ये जांच का विषय है। पुलिस को ये भी शक है कि ये भी शहर से बाहर कहीं किसी घटना को अंजाम देने के बाद बैग को यहाँ लाकर फेंका गया हो। हालांकि अब इस मामले में पुलिस के पास कोई सटीक जानकारी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी दिल्ली से संभल के लिए रवाना हो गए हैं। संभल कमिश्नर आंजनेय सिंह ने राहुल गांधी को संभल आने से मना किया था। डीएम राजेंद्र पैसिया ने दिल्ली से सटे यूपी के 4 जिलों गाजियाबाद, नोएडा, अमरोहा, बुलंदशहर पुलिस से कहा है कि राहुल गांधी को अपनी सीमा में रोकने की व्यवस्था की जाए। राहुल के दौरे को लेकर दिल्ली से यूपी में एंट्री करने वाले रास्तों में बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस तैनात है। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस चेकिंग की वजह से 2-3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। इधर मंगलवार रात से ही पुलिस अलर्ट है। हापुड़ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के घर फोर्स लगा दी गई। आसपास के जिलों में कई कांग्रेसी नेताओं के घर पुलिस पहुंच गई है। कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने कहा कि सरकार तानाशाही कर रही है, राहुल को संभल जाने से रोक रही है। इससे पहले शनिवार को सपा और रविवार को कांग्रेस के डेलीगेशन ने भी संभल जाने का ऐलान किया था। हालांकि पुलिस ने जगह जगह घेराबंदी करके किसी को संभल नहीं जाने दिया। राहुल और प्रियंका गांधी संभल के लिए दिल्ली से रवाना हुए हैं। यूपी पुलिस ने सभी एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग कर रखी है। माना जा रहा है कि पुलिस राहुल को संभल नहीं जाने देगी और वापस लौटा देगी। राहुल और प्रियंका गांधी संभल जाने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम लोकतंत्र में हैं कि नहीं। संभल में दंगे हुए हैं, कई परिवारों के लोग मारे गए हैं। उनके दर्द पीड़ा को समझने, उनके साथ समय बिताने के लिए वहां पर जा रहे हैं। उन्हें रोका जा रहा है, ये तो तानाशाही है। हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनका वहां जाने का अधिकार बनता है। किसान आंदोलन को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को सीधे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कई सवाल दाग दिए। उन्होंने शिवराज की ओर इशारा करते हुए कहा, कृषि मंत्री जी, आपका एक एक पल भारी है। आप
मेरा आपसे आग्रह है कि भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए कि किसान से क्या वादा किया गया था और जो वादा किया गया था वो क्यों नहीं निभाया गया। वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। बीते साल भी आंदोलन था, इस साल भी आंदोलन है, काल चक्र घूम रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। धनखड़ ने मुंबई में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि CIRCOT के शताब्दी समारोह के दौरान ये बातें कही। कार्यक्रम में शिवराज भी मौजूद थे, हालांकि उन्होंने उपराष्ट्रपति के सवालों का जवाब नहीं दिया। शिवराज ने कहा, भारत अपने किसानों के बिना समृद्ध देश नहीं बन सकता। धनखड़ ने 4 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा, पहली बार मैंने भारत को बदलते हुए देखा है। पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं कि विकसित भारत हमारा सपना नहीं लक्ष्य है। दुनिया में भारत कभी इतनी बुलंदी पर नहीं था। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान और पीड़ित क्यों है। यह समय मेरे लिए कष्टदायक है क्योंकि मैं भी राष्ट्र धर्म से ओतप्रोत हूँ। दुनिया में हमारी साख पहले कभी इतनी नहीं थी। भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। मोदी ने दुनिया को संदेश दिया है कि समाधान केवल बातचीत से ही निकल सकता है। ऐसे में किसानों की समस्या दूर की जाए। विकसित राष्ट्र का दर्जा पाने के लिए प्रत्येक नागरिक की आय में 8 गुना वृद्धि करनी होगी। कौन है वो लोग जो किसानों को कहते हैं कि उसके उत्पाद का उचित मूल्य दे देंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि कोई पहाड़ गिरेगा, किसान अकेला है जो असहाय है।